हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th स्टूडेंट आप लोग के लिए हिंदी गद्य खंड का लखनवी अंदाज अध्याय 12। इसके लेखक हैं यशपाल। तो आइए, मैं कहानी पढ़ाने के पहले लेखक परिचय बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। तो यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां इनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। कौन? यशपाल। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई, यानी वो कितने वर्ष तक जीवित रहे? तो 73 वर्ष तक। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर है, यानी उन्हीं पे उन्होंने रचनाएं लिखी है। उनकी लेखनी, उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। किसकी? यशपाल की। अब आइए, मैं इस पाठ के सार संक्षेप बताने जा रही हूँ। सार संक्षेप यह है कि लेखक ने उस सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से बेखबर कृत्रिम जीवन जीने में विश्वास करता है। ऐसा वर्ग सामान्य जनजीवन से कोसों दूर रहते हुए स्वयं को विशिष्ट श्रेणी का सदस्य मानता है। ऐसा नहीं है कि आज समाज में सामंती वर्ग या उसकी मानसिकता का व्यक्ति नहीं है। वे तो हर काल में रहते आए हैं, आज के समय में भी हैं। इस परजीवी संस्कृति, कौन सी परजीवी संस्कृति? का मतलब कि सामंती वर्ग की बनावटी शैली को हर जगह समाज में देखा जा सकता है। प्रस्तुत व्यंग्य इस बात को प्रमाणित करने के लिए लिखा गया है कि बिना किसी विचार के भी नई कहानी लिखी जा सकती है। इसके लिए किसी विशिष्ट पात्र, पृष्ठभूमि या परिवेश की आवश्यकता नहीं है। अब आइए, मैं इस पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। अब देखिए, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन। मुफस्सिल मीन्स क्या होता है? मुफस्सिल मीन्स होता है कि नगर के इर्द गिर्द का स्थान। पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब लेखक अपने बारे में कह रहे हैं, नगर के इर्द गिर्द जो ट्रेन आती जाती है वो आ गई थी और सीटी बजा रही थी, यानी चलने के लिए। उन्होंने आराम से क्या किया? सेकंड क्लास में थोड़े से पैसे अधिक लगते हैं टिकट के, लेकिन आराम से बैठ के जाने के लिए। और वो क्या सोचे थे कि आराम से यहाँ बैठूंगा भी और नई कहानी के बारे में भी कुछ सोचूंगा और साथ में खिड़की से बाहर के अच्छे दृश्य, प्राकृतिक दृश्य भी देख सकूंगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया? सेकंड क्लास का ही क्या किया? टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अब जैसे गाड़ी निकलने वाली थी तो दौड़ के क्या किए? छूट गए। सेकंड क्लास के डब्बे का उन्होंने टिकट लिया था और दौड़कर उसमें क्या किया? जाकर चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनवी की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिया पे रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से
सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब देखिए गाड़ी छूट रही थी और जल्दी से उन्होंने जाकर एक छोटे से डब्बे में खाली समझकर बैठ गए। अनुमान के प्रतिकूल लेखक ने तो सोचा था कि सेकंड क्लास में आराम से मैं बैठूंगा और अपने कहानी लिखने के बारे में सोच सकूंगा, लेकिन वहाँ पहले ही एक सज्जन व्यक्ति बैठे हुए थे और वे क्या किए थे, पालती मार के खूब आराम से उस बर्थ पे बैठे हुए थे और सामने क्या किए थे, 2 ताजे खीरे तौलिए पे रखे थे। और डब्बा में इनको अचानक लेखक के पहुंच जाने के कारण उनको क्या हुआ, उनको लगा कि उनकी आंखों में बाधा और असंतोष दिखाई दिया। अब लेखक को लगा कि हो सकता है कि वो भी किसी कहानी के लिए सोच रहे होंगे और उसमें चिंता कर रहे होंगे, या तो खीरे जैसे अपदार्थ यानी सस्ती चीज़ों के शौक करते देखकर भी वो संकोच में वो व्यक्ति पड़ गया होगा, इसलिए वो संकोच कर रहे होंगे। नवाब साहब ने यानी जब इन्होंने डब्बे में पहुंचा तो नवाब साहब ने इनसे दोस्ती करने के कोई उत्साह नहीं दिखाया। तो इन्हें भी, लेखक को भी अपना आत्मसम्मान प्यारा था, तो इन्होंने भी क्या किया कि उनकी तरफ नज़र ही नहीं मिला। इन्होंने भी अपनी नज़र आत्मसम्मान के लिए चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब वो सोचने लगे, अब वो कल्पना करने लगे। खाली बैठे थे यानी खाली बैठे थे और अब कल्पना करने लगे कि ये असुविधा और असंकोच का कारण क्या हो सकता है, अनुमान लगाने लगे। संभव है नवाब साहब बिल्कुल ही अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाया। अब ये सोच विचार कर रहे थे कि क्यों इन्हें असुविधा या संकोच हो रहा होगा। तो सोचे होंगे कि उनको ये लग रहा होगा कि अरे हम तो नवाब हैं और सेकंड क्लास के दर्जे में यात्रा कर रहे होंगे। इसके कारण भी या तो खीरे को देखकर भी कि ये सोच रहे होंगे कि अरे बाप रे, खीरा रखे थे तौलिया में खाने के लिए, अब इस व्यक्ति के सामने मैं कैसे खीरा खाऊं, ये तो बहुत सस्ती चीज़ है। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा ही हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। अब जब इन्होंने भी कोई उत्सुकता नहीं दिखाई उनसे दोस्ती बढ़ाने के लिए, तो कुछ देर तक इन्होंने क्या किया, बाहर देखते रहे और ये लेखक उनको कनखियों से देखते रहे कि वो क्या कर रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने ही क्या किया, इनकी दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाई, संबोधन किया और खीरा खाने के लिए कहा। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। जब इन्होंने कहा कि आप आपने खीरा खाएंगे, शौक फरमाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, नवाब साहब के अचानक इस परिवर्तन को देखकर वो समझ गए कि उन्हें लगा कि हाँ, अब तो हम अकेले खीरा कैसे खाएंगे, सस्ती चीज़ है। तो इसीलिए उन्होंने उन लेखक से भी कहने के लिए कहें और वो उनको समझ गए, भाव गए उनकी मन की बातों को, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं खाएंगे, शुक्रिया। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरे के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। देखते हैं खीरा खाने के पहले लोग उसको क्या करते हैं, छीलते हैं, फिर काटते हैं, फिर किनारे वाले हिस्से को ऐसे उसको झाग निकाल देते हैं कि ताकि तीखा खीरा होगा तो निकल जाएगा। ये सामान्य व्यक्तियों की ये मानसिकता है खीरे के बारे में। फिर
खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पे सजाते गए। क्यों? क्योंकि ये नवाबों की आदत होती है, कोई भी चीज़ बहुत ही सलीके से तरीके से रखते हैं कि कोई भी अगर ख़राब भी चीज़ों को अगर अच्छे से सजा के रखा जाए तो क्या लगता है, वो अच्छा दिखने में लगता है। लखनऊ स्टेशन पर खीरे बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते थे। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च का पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब भी बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों की स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो गया यानी उनके मुंह में क्या हो गया था, उसके स्वाद को ही समझ के। कोई चीज़ बढ़िया चीज़ होती है, पकवान होती है, तो आप लोग को देख के क्या हो जाता है, मुंह में लार टपक जाता है। उसी तरह उसके स्वाद को समझ के इनके मुंह में पानी आ गया था, प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। यानी कि इतने रईस हैं और खीरा को ही देख के इनके मुंह में पानी आ गया और एक खीरा खा रहे हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। आप तारीफ़ कर रहे हैं कि आप खाइए, ये लखनऊ का बालम खीरा है, नामी खीरा होगा। ठीक है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती यानी पानी से भरा हुआ फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। अब ये लेखक को भी अपनी इज्जत अपना सम्मान बचाना था। देख के तो इनको भी लालच लग रही थी जितने करीने से सजाए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इनकार कर दिए थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रहा। कहें कि नहीं इस समय ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है खीरा खाने का। मैदा भी जरा कमज़ोर है। मैदा का मतलब क्या होता है, आमाशय। किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे के फाकों की ओर देखा, यानी खाने की इच्छा, पाने की इच्छा। तृष्णा में सतृष्ण मिस होता है, ठीक है ना। देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए, फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में पानी भर आए, पानी का घुट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। अब क्या किया, अब इनका नवाबी अंदाज जो था, अब रईस थे, सामंती बन रहे थे, अब दिखावे के कारण कृत्रिमता अब इनके अंदर क्या हो गई थी, कूट कर भर गई थी। क्यों? क्योंकि लेखक ने तो खाने से मना कर दिया था और खीरा एक बहुत तुच्छ चीज़ समझते हैं लोग, सामान्य लोगों की मानसिकता होती है। अब सोचे कि भाई हम तो नवाब हैं और इनके सामने ऐसी छोटी सी चीज़, छोटी सी वस्तु को कैसे खाएं। इतने शौक से जिस खीरे को छिले थे, पोंछे थे, नमक मिर्च बुरके थे यानी छिड़के थे, और उसके रसास्वादन से ही उनके मुंह में पानी भी आ गया था। अब दिखावे के कारण क्या किया, इन्होंने नाक के पास ले गया और सूंघ के क्या किए, सारे खीरे के फाकों को क्या किया, खिड़की के बाहर फेंकते गए। दैट्स ऑल। यहाँ पार्ट 1 मैं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, पार्ट 2 के साथ। तब तक आप इसे पढ़ेंगे और समझेंगे।